guys, this is बिट्टू मिश्रा एंड वेलकम टू विजडम मेकर्स। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था जैनिज़्म तक, और इस जो पार्ट 3 वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज़्म को। तो चलिए अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हुए इस चैप्टर के टॉपिक को बुद्धिज़्म को पढ़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धिज़्म के बारे में हम जानते हैं, हमने पढ़ा था जैनिज़्म का मार्ग पढ़ा था। अब बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धिज़्म जो है एक काफ़ी लंबे समय के बाद मीन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ बुद्धिज़्म का, और एक प्रकार से एक मिडवे है, हिंदुइज़्म और जैनिज़्म के बीच का रास्ता है। इसीलिए बुद्धिज़्म जो है वो एक एसेंटिक ट्रेडिशन प्रोवाइड करता है इंडियन हिस्ट्री में। कहने का मतलब अगर इंडियन सोसाइटी में देखें तो ना ही ज़्यादा सरल और ना ही ज़्यादा कठिन, मतलब मैंने आपको बताया था बीच का रास्ता अपनाने वाला। तो ठीक है, ये एक क्या हुआ, मिडवे हुआ हिंदुइज़्म और जैनिज़्म के बीच में। तो इसीलिए बुद्धिज़्म जो है एक एसेंटिक ट्रेडिशन प्रोवाइड करता है इंडियन सोसाइटी के बीच में। ठीक है, और इसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स हैं इंडिया में। मैं बता दूं कि जो बिहार अभी हम जानते हैं ना, वो बिहार, वो पहले विहार के नाम से जाना जाता था, विहार। और ये विहार का मतलब ही होता था कि बौद्ध भिक्षु का मठ हुआ करता, यहाँ आके रहते थे ये लोग, उसको विहार बोलते थे। और इसी से इसका नाम पड़ा है बिहार जो स्टेट है हमारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ओरिजिन जो होता था बुद्धिज़्म का, वो बिहार से माना जाता था। और आपने सुना भी होगा, बोध गया का नाम आपने सुना होगा बिहार में। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रचलन क्षेत्र हैं जो कि बुद्धिज़्म को बढ़ावा दिए हैं, और यहाँ से स्टार्टिंग हुई है कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन की। तो चलिए देखते हैं इसको। तो बुद्धिज़्म को हमने बताया कि एक मिडवे होता था हिंदुइज़्म और जैनिज़्म के बीच में। तो इसीलिए एसेंटिक ट्रेडिशन होता था इंडियन सोसाइटी का, एक मतलब कि अच्छी तरीके से जो एक यूनिक ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, और एक अच्छी ट्रेडिशन जिसको बोलते हैं जो परसों से चली आ रही है, बहुत पहले की ट्रेडिशन। ठीक है ना, इंडिया में इसके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर है, और इसीलिए कि बुद्धिज़्म जो है उसकी स्टार्टिंग हुई और इसका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रिंट्स मिला। ठीक है ना, इंडियन सिविलाइजेशन में। तो बैकग्राउंड और काउजेज की बात करते हैं, तो इससे पहले वाले चैप्टर में वैदिक सिविलाइजेशन में ये चीज़ डिस्कस हुई है कि कैसे इनका ओरिजिन हुआ, कैसे हुआ। हमने पढ़ा था विहार, उसके बारे में डिस्कस किया होगा, आप अब उस वीडियोज़ में जाकर अच्छे से उसको कवर करिएगा। तो अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है गौतम बुद्ध का, और गौतम बुद्ध जो थे इसके फाउंडर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना, ये किससे बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लैन ऑफ शाक्य डायनेस्टी के क्षत्रिय से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 563 BC में, जो कि लुम्बिनी है कपिलवस्तु में। ठीक है ना, नेपाल में, बिहार से सटा हुआ क्षेत्र है नेपाल। ठीक है, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनके जो फादर थे, पिता जो थे, इनका नाम सुद्योधन था। ठीक है, जो कि कहाँ के राजा थे, कपिलवस्तु के राजा हुआ करते थे। ठीक है, जैसे कि महावीर हुआ करते थे। ठीक है ना, वैसे ही तो जैसे महावीर का बचपन बहुत ही अच्छे से गुजरा था, ठीक है ना, वैसे ही इनका भी बचपन बहुत अच्छे से गुजरा, और स्पिरिचुअल परस्यूट के साथ। मतलब कि जो इनके पिता थे, इनको ना सभी प्रकार की सुख सुविधा संपत्ति से अवगत कराए थे। ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो फिर महावीर की तरफ, मतलब कहीं ना कहीं जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी भविष्यवाणी में ये निकला था कि जब इनका बेटा बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उस मार्ग को फॉलो करेगा। ठीक है ना, जो कि ब्रह्मचर्य का मार्ग बोलते थे, मतलब ठीक है, आश्रम का मार्ग, वो वाला मार्ग। अब देखिए, सभी प्रकार की रॉयल लग्जरीज थी इनके लाइफ में। ठीक है, बट इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था उस पर। अच्छा, एक चीज़ और, इनकी शादी हुई थी यंग एज में। ठीक है, और जिससे हुई थी उनका नाम था यशोधरा। ठीक है ना, उनका क्या नाम था, यशोधरा। और इनके ना बेटे हुआ करते थे। ठीक है ना, जिनका नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखें कि एक बार गौतम क्या हुए कि अपने सारथी के साथ निकले घूमने शहर में। ठीक है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़े तो सबसे पहले उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला, झुका हुआ व्यक्ति। ठीक है, जो कि डंडे की सहायता से ऐसे झुका हुआ था। तो गौतम बुद्ध उसके सारथी से पूछे, हे सारथी, ये कौन, कैसा व्यक्ति, इसको क्या हुआ है। ठीक है, तो उसने बताया कि ये दर्द में डूबा हुआ, ये काफ़ी बीमार व्यक्ति है। ठीक है, ऐसा है। द डेड बॉडी ऑफ द मैन बीइंग कैरिड फॉर सेरिमनी मेड गौतम थिंक अबाउट मैंस डेस्टिनी। तो देखिए, उसने एक डेड बॉडी देखा। ठीक है ना, और उसको डेड बॉडी देखकर अजीब लगा। जैसे यहाँ आप डायग्राम में देखिए, ये है गौतम बुद्ध,
और यहाँ पे है ओल्ड मैन। तो इसको देखते हैं और इससे पूछते हैं सारथी ये कैसा व्यक्ति है, झुक कर चल रहा था ऐसा, ठीक है। चलिए दूसरे सीन में इनको क्या मिलता है, एक सिक व्यक्ति, बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति। ये देखिए गौतम बुद्ध सारथी से पूछते हैं और ये बताते हैं बीमार व्यक्ति है। तीसरे में गौतम बुद्ध को देखते हैं कुछ लोग डेड पर्सन को ले जा रहे हैं, मरे हुए व्यक्ति को उठाकर ले जा रहे हैं मृतशैया से, और ये सारथी से पूछते कि ये कैसा व्यक्ति, तो ये दुनिया को त्याग चुका है, सारथी ये बताते रहता है इनको। चौथे केस में देखते हैं ये कैसा व्यक्ति, तो ये एसेटिक व्यक्ति है, मतलब इसको दुनिया के दुख दर्द मोह माया से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा व्यक्ति है, ठीक है। तो यही 4 सीन थे जिन्होंने गौतम बुद्ध की लाइफ को, जीवनी को बदल के रख दिया। अब आते हैं अगले में। तो द साइट वॉज नोन एज द 4th ग्रेट साइट, गौतम लेफ्ट होम, हिज वाइफ एंड चाइल्ड हैज़। अच्छा, तो हुआ क्या कि जब ये दृश्य को देखें, चूँकि इनके पिताजी ने तो ऐसी व्यवस्था करके रखी थी कि इनको कभी भी दुख दर्द का सामना ही नहीं करना पड़ा, लेकिन जब ये बाहर निकले और इनको इन सब चीज़ों का आभास हुआ तो इनको लगा कि सबसे सुखी व्यक्ति तो ये लास्ट वाला ही है, एसेंटिक ही है, जिसको किसी दुख दर्द मोह माया का कोई चिंता नहीं है। तो इन्होंने इसी मार्ग को अपनाना चाहा और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने घर को, गृहस्थ जो जीवन था उसको छोड़कर और अपने तप के लिए, ठीक है, निकल गए, घर को छोड़ दिया इन्होंने, ठीक है। जबकि इनकी एक वाइफ भी थी, एक बेटा भी था राहुल, ठीक है। तो यही है कि गौतम लेफ्ट होम, हिज वाइफ एंड चाइल्ड टू ऑर्डर टू फाइंड अ सॉल्यूशन, ठीक है। एंड दिस इवेंट इज नोन एज महाभिष्क्रमणा, ओके, या जिसको द ग्रेट रिनंसिएशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इनलाइटमेंट, ज्ञान की प्राप्ति होना, और इसके बारे में देखते हैं। आफ्टर लिविंग होम, जब वो घर छोड़ दिए इन सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है, तो गौतम जो है इधर से उधर भटकते नजर आए, ठीक है ना। तो उन्हें कहाँ जाकर शिक्षा मिली, उन्हें राजगृह में, ठीक है, राजगृह वही जो है। एंड ही वेंट टू द गया, फिर ये कहाँ गए, गया गए, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रैक्टिस किया एंड 35 के एज में, 35 साल के एज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में। ये ध्यान देने वाली बात है, आज भी वहाँ पे बौद्ध भिक्षु देखने को मिलते हैं बोध गया बिहार में, ठीक है। अगला है धम्म चक्र परिवर्तन, इसके बारे में देखिए। तो एक प्लेस जहाँ पे बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक टेम्पल, ठीक है, उसको बोलते हैं महाबोधि टेम्पल। उसको किस नाम से जानते हैं, महाबोधि टेम्पल, ठीक है ना। इसको बाद में बनाया गया, ठीक है, इसको क्या किया गया, बाद में बनाया गया। और द पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसको महाबोधि वृक्ष बोलते हैं, महाबोधि ट्री बोलते हैं, ठीक है। और ये बुद्ध जो हैं इनको भी और ये जो बुद्ध थे इनको क्या बोला जाता था, तथागत, इनको क्या बोला जाता था, तथागत बोला जाता था, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है, तथागत। तथागत का मतलब क्या हुआ, द फाउंडर ऑफ ट्रूथ, सच की खोज करने वाला। आफ्टर द इनलाइटमेंट ही बैकेंड प्रीचिंग हिज रिलीजन, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट किया, ठीक है। तो अपने फर्स्ट सरमन को भेजा कहाँ, ही डिलीवर्ड इज फर्स्ट सरमन एट द डियर पार्क। डियर पार्क में अपना पहला जो है उन्होंने सरमन रखा, मतलब कि अपने विचार रखा, कथा रखी, ठीक है। और सारनाथ में जो कि वाराणसी के नज़दीक में है, ठीक है, वाराणसी, नियर वाराणसी, इन द प्रेजेंस ऑफ द 5 एसेटिक, दिस इवेंट वाज हिस्ट्री ऑफ द बुद्धा इज नॉन एज द धम्मचक्र परिवर्तन। और सारनाथ के करीब इन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया, अपना उपदेश दिया, और ठीक है, जिसको धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये जो है ना, टर्निंग द व्हील ऑफ द सेक्रेट लॉ, और ये कहीं ना कहीं इस धर्म की प्रचार प्रसार का बहुत ही ज़ोर शोर से वर्णन किया गया है। अब देखिएगा वहाँ जाकर तो बुद्धा ने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया, एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट किया, और 40 ईयर्स तक, ठीक है ना, ये पूरी दुनिया में घूमते रहे कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये एस्टेब्लिश्ड बौद्ध संघा, ठीक है, जिसको बुद्धिस्ट ऑर्डर बोला जाता है मगध में, ठीक है, इन्होंने उसका एस्टेब्लिशमेंट किया। और फिर क्या हुआ, तो अगला हमारा टॉपिक क्या हुआ, अगला हमारा टॉपिक है टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इसके बारे में देखते हैं। तो क्या है टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म में, क्या क्या बातें बोली गई, तो इनमें बोला गया कि सिंपल लाइफ जीना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए
इसमें क्या बोला गया कि इसमें बहुत सारे ऐसी बातें हैं जैसे कि सूता पिता है, इसमें बहुत सारा चीज़ उल्लेख किया गया है, इसमें बहुत सारा चीज़ रिटन मिला है। क्या मिला है कि इसमें ना आठ आठ पाथ, ठीक है ना, क्या पाथ, आठ पाथ, वो उसके बारे में जिक्र है, 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, 4 नोबल ट्रूथ, इनके बारे में जिक्र है। अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए 4 नोबल ट्रूथ क्या क्या है, तो दुनिया जो है वो दुखों से भरी हुई है, ठीक है। दूसरा है कि जो हर एक दुख का एक कारण होता है। तीसरा है कि जो आपकी इच्छा है वही आपके दुख का कारण है, और अगर इच्छा बंद नहीं हुई, आवश्यकता से ज़्यादा इच्छा बंद नहीं करेंगे आप, तो आपके दुख भी बंद नहीं होंगे, वो बढ़ते जाएंगे। उसके बाद बताया 8 पाथ। 8 पाथ क्या बताया, जिसको अष्टांगा मार्ग बोला जाता है। ये 8 पाथ क्या थे, इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये 8 पाथ थे। पहला, राइट एक्शन, सही एक्शन लेना, सही विचारधारा रखना, सही बिलीफ रखना, सही चीज़ का आपको डिज़ायर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अच्छे तरीके से रहना, मतलब ऑनेस्ट पूर्वक रहना, ठीक है, डिसऑनेस्टी को फॉलो नहीं करना। राइट स्पीच, सही तरीके से बोलना, सही तरीके से प्रयास करना, और सही तरीके से किसी चीज़ को अपनाना, कलेक्ट करना, और सही तरीके से मेडिटेट करना। ये इनके 8 पाथ हुआ करते थे। उसके बाद है कि गॉड के प्रति ये पॉजिटिव एटीट्यूड था, बट चूँकि ये गॉड का एग्जिस्टेंस इन्होंने नहीं जानते थे, कि ये साइलेंट थे, कि गॉड मतलब ये नहीं बोलना चाहते थे गॉड के बारे में, ठीक है, क्योंकि इनका कहना था कि गॉड के बारे में हमें नहीं पता, जो इस दुनिया में है या नहीं है वो नहीं पता, बट ये जानते थे कि हाँ उनकी ध्यान भक्ति मतलब कि और इस रिलीजन को फॉलो करने से और सही मार्ग अपनाने से कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये इनका ज़रूर मानना था। और महावीर की तरह ही ये नॉन वायलेंस को पसंद करते थे, मतलब हिंसा नहीं करना, वायलेंस नहीं करना, मारपीट नहीं करना। कोड ऑफ कंडक्ट इन्होंने बताया, क्या क्या बताया, तो झूठ नहीं बोलना, अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी से दुख का कारण आएगा अपनी इच्छा का। फिर अल्कोहल नहीं पीना, अल्कोहलिक ड्रिंक को मना किया, ठीक है। उसके बाद वायलेंस नहीं क्रिएट करना और करप्शन नहीं फैलाना, ये सब इनके विचारधारा थे। फिर बोला कर्म, कर्म के बारे में बोला कि अगर कोई व्यक्ति जो है अपने कर्म से ही अपने पुनर्जीवन को प्राप्त करता है, रिबर्थ को कैसे प्राप्त करेगा, अपने कर्म से, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला कि ये जो कर्म का पहिया है ये एक ऐसा है, चक्के की तरह है, जो अगर आप सही करोगे तो हर एक का वहाँ पे रिटर्न सोर्स है, और ये कभी ना कभी आपको एक बार लाइफ में झेलना ही पड़ेगा। अगर आप सही काम करोगे तो आपके साथ सही होगा, और गलत करोगे तो गलत होगा, ऐसा इनका कहना था। मोरालिटी के स्ट्रेस पे इन्होंने काफ़ी जोर दिया, ठीक है। बोला कि जो जन्म लेगा कहीं ना कहीं मरेगा, और लेकिन आप सही काम करते हैं, दुनिया में आए हैं, तो इससे घबराना नहीं, आप नॉन वायलेंस और ट्रूथ के मार्ग पे चलते रहिए। फिर उन्होंने निर्वाणा के बताया मोक्ष की प्राप्ति। बोला कि जो जीवन है वो मरण है, वो एक साइकिल की तरह है, तो अगर आप निर्वाणा को अपनाते हैं तो आप सभी प्रकार से कहीं ना कहीं आप मोक्ष और सेल्वेशन को अपनाते हो, तो कहीं ना कहीं आप सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, और इस प्रकार से आप जो है जीवन और मृत्यु के साइकिल से परे हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और इसके चक्कर में, इसके डर से आप बैठे नहीं रहते। अगला है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब कि पूरे विश्व में भाईचारे की बात की इन्होंने। तो अगर आप देखिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारे की बात करते हैं, तो भाईचारा में क्या क्या आएगा कि सभी को इम्पोर्टेंस देना, ठीक है, उनके आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस देना, ये नहीं देखना कि वो इस कास्ट क्रीड और यहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके बाद है कि नो फेथ इन द रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। इनका मानना था कि याचना करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी डेस्टिनी चेंज कर देंगे, डेस्टिनी चेंज कर देंगे, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये था कि रिचुअल्स और सेक्रीफाइस जो है वो एम्प्टी सेरेमनी है। अगला आते हैं अहिम, इसके बारे में बोला महावीर की तरह ही ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे, ठीक है, सैंक्टिटी को, ठीक है ना, सैंक्टिटी को। ये लाइफ एंड द फॉलोड द पाथ ऑफ द नॉन वायलेंस, ये सैंक्टिटी को बढ़ावा देते थे, नॉन वायलेंस को बढ़ावा देते थे कि और ये बोलते थे कि जो आपका कंडक्ट है, ठीक है ना, कंडक्ट है एंड वैल्यूज़, इसको ज़्यादा, मतलब जो कंडक्ट और वैल्यूज़ है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे एज़ कम्पेयर टू कि उसका कि पर्सन का जन्म कहाँ का है, बर्थ कैसा है, ठीक है, उसकी फीलिंग क्या है, इन सब चीज़ों को ज़्यादा आइडिया नहीं देते थे। वो कंडक्ट और वैल्यूज़ मतलब उसकी आइडिया को ज़्यादा वैल्यू देते थे, उसकी पर्सनालिटी और उसके कास्ट क्रीड और यंगनेस के बारे में, इन पे ज़्यादा वो फोकस नहीं करते थे। अगला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं
तो जब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो आगे हम देखते हैं द संघास। हमने क्या पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम देखेंगे। तो आज गाइज हम यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन, अगले जो बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन को नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसीलिए आप विजडम मेकर के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।